आदाब। अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज 28 फरवरी है। आज है नेशनल साइंस डे एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर to mark the discovery of the Raman effect by the great Indian physicist Dr. C.V. Raman. Dr. C.V. Raman was also awarded the Nobel Prize in Physics for this research in 1930. The theme for National Science Day 2025 is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat. Now the question arises, what is science? Science is the study of nature around us. It follows 5 main steps: observation, identification, hypothesis, experiment and theory. साइंस की बुनियाद है क्वेश्चनिंग और टेस्टिंग। हजारों साल पहले रिलीजियस टेक्स्ट और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी ये सवाल उठाए गए हैं कि कायनात या ब्रह्मांड ये कैसे बना, ज़मीन और आसमान ये कैसे वजूद में आए, और इसी तरह से कई सवाल जो इंसानी वजूद से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर बार बार गौर व फिक्र की दावत दी गई। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं मोहित निगम साहब और गुलजार वानी साहब। तो गुलजार साहब, जहां हम रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि एंशिएंट टेक्स्ट में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट या इंसानी तजस्सुस, जिसे हम स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, वो कैसे पेश किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया नगमा। आज नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम नेचुरल सी बात है कि हम पहले अपने एंशिएंट टेक्स्ट और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करें। तो हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो सिर्फ हमें रूहानी तालीम नहीं देते हैं। रूहानी तालीम का मतलब कि जो हमारी मॉरल प्रिंसिपल्स है, मॉरल अपब्रिंगिंग है, उसके ऊपर ही नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन टेक्स्ट में भी ऐसे सवालात उठाए गए हैं जो हर इंसान को, जब इंसान इस धरती पे आता है तो उसके जहन में वो सवालात उभर कर आते हैं। वो सवालात क्यों आते हैं? वो सवालात इसलिए आते हैं क्योंकि वो नेचर को, वो अपने गिरद पेश के माहौल को, वो अपने आसपास की चीज़ों को जब देखता है तो उसके जहन में ये सवालात नेचुरल प्रोग्रेशन है कि ये कहाँ से आया, ये क्यों है, ये कैसे बना, दुनिया का आगाज कैसे हुआ। तो ये जो नेचुरल सवाल जो हर इंसान के जहन में आते हैं, इन्हीं को अगर आप ऋग्वेदा उठा के देखें, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, तो उसमें जो हिम क्रिएशन है उसके बारे में बात की गई है। और उसमें जिस तरह से इसको पेश किया गया है बड़ी खूबसूरत अंदाज में, एक पूरा चैप्टर है उसी को डेडिकेटेड है। तो उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ इंसान के अंदर जो सवाल पैदा होते हैं उनका फिर वो खुद जवाब भी ढूंढता है और सवाल भी करता है। तो वही चीज़ जो है क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, देन अगेन क्वेश्चनिंग, नॉट जस्ट कि सामने जो दिख गया और उसको डॉगमा मान लिया। यस, इसी तरह से हम देखें तो जो बाकी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, अगर हम कुरान की बात करें यहाँ, तो कुरान में भी कई जगह पर इंसान को कंटेम्पलेशन की बात कही गई है, इंसान को रिफ्लेक्शन की बात कही है, तदब्बुर, तफक्कुर। इंसान को कहा गया है कि क्या तुम ये देखो और उस पर गौर फिक्र करो। क्या तुम ये देख रहे हो तो उस पर तुम गौर फिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? इस तरह के बार बार जो लफ्ज़ हैं कुरान में मल्टीपल टाइम्स यूज़ किए हैं। मैं तो इनफैक्ट आई स्टार्ट फ्रॉम जो कुरान की जो पहली आयत रिवील हुई है, इकरा, पढ़ो, उसका मतलब इल्म की इंपॉर्टेंस यहाँ पे उसमें बताई गई है। इल्म की इंपॉर्टेंस, उसके अलावा जो पेन है, जो कलम है, उसका मल्टीपल टाइम्स कुरान में यूज हुआ है, जिक्र हुआ है। तो इस तरह की इनफैक्ट जो हम नासेद सूत्र की, मैं अभी सुक्तम की बात कर रहा था, जो हम बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो कुरान में भी इस तरह से मेंशन है कि आप हेवंस को और अर्थ को, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, एंड गॉड हैज़ मेड देम असेंडर, और जिसको हम कहते हैं कि कायनात अभी फैल गई है। अभी इससे मुझे याद आ रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी, जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है, किस तरह से कुरान में जिक्र है कि किस तरह से एक ब्लड की क्लॉट से, ड्रॉप ऑफ क्लॉट से, उससे फिर किस तरह से इंसान का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर वो डेवलप, उसके बाद फ्लैश, बोन्स के ऊपर फ्लैश डाला जाता है। तो इस डिटेल्ड तरीके से बताया गया। सो मेरा कहना ये है कि हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ये सारी टेक्स्ट हमारी अंदर की जो तालीम है, अंदर की जो रूहानी हमारी ज़रूरत है, उसको तो कैटर करती ही करती हैं,
उसके अलावा इंसान के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्वेश्चनिंग का जो एक मादा है, और जिसको मैंने पहले कहा कंटेम्पलेट करना, रिफ्लेक्शन करना, इन सब चीज़ों को कुरान और इस तरह की जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हमें बताती हैं। देखिए, जिन चीज़ों का मैं अभी जिक्र कर रहा था आपके सामने, उनका मैं हवाला दूंगा। कुछ आपको मैं कुछ आयतें कुरान से पढ़ के सुनाता हूँ और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। बिल्कुल। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा था मैं, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग में एक आयत है जिसमें कहा गया है कि आयत नंबर 9 है चैप्टर 39 की, कैन दे हु नो एंड दे हु डू नॉट नो बी डीम्ड इक्वल। जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, या जो लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो किस तरह से हमारे लिए बताया गया है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग और अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड को, अपने इसको अप्लाई कीजिए, सोचिए। इसी तरह से आपके आसपास क्या है आप सोचिए, देखिए। आपको मैं एक और वर्स आपको सुनाता हूँ जहाँ पर क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ की बात की गई है। ये चैप्टर 13 है, वर्स 190, जहाँ पर कहा गया है कि Verily in the creation of the heavens and the earth and in the succession of night and day there are indeed messages for all those who are endowed with insight। कि जो भी चीज़ें हमारे सामने दिख रही है, इन सक्सेशन ऑफ नाइट एंड डे, जो इन दिन और रात का जो बदलना है, इसमें भी गॉड ने कुछ मैसेज रखा है उनके लिए जो दिमाग रखते हैं, जो इंसाइट रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और वर्स सुनाता हूँ अपनी बात ख़त्म करने से पहले, जहाँ पर इस्तिदलाल, जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, कि हमें किसी चीज़ पे ऐसे ही उसको एक्सेप्ट नहीं लेना चाहिए अनलेस इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ, जो मैंने कंटेम्पलेशन, रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग की बात, यस। तो डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ रही है चैप्टर 10 सूरह यूनुस में, वर्स 101 कहती है कि कंसिडर व्हाटएवर देयर इज इन द हेवन एंड ऑन अर्थ। You have to consider it. It's not just you have to take it as it is. आपको उसके ऊपर, फिर मैं वही वर्ड यूज करूंगा, गौर व फिक्र करना है। God is commanding us to consider whatever there is in the heaven and on the earth. तो यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और मैं इसी बात पे कंक्लूड करूँगा कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जोर देते हैं और हमें साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मोहित, जैसे कि अभी हमने साइंस और रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात की, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब कुछ ऐड ऑन कीजिए प्लीज़। मैम, सबसे पहले तो आई वुड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने एक सुंदर विषय का चयन किया है। थैंक यू सो मच। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे, जो हमारे देश में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनेस्को वाला साइंस डे, शायद नवंबर में बनता है, वो नवंबर में। तो हमारे देश में मनाने का कारण है सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की आविष्कार, और उसके चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार विज्ञान शब्द पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए, प्लीज। और आप वैसे भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप IITian हैं, आप ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल व्हाट आई हैव लर्न। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान अर्थात स्पेसिफिक नॉलेज, दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज जो कि सामान्य ज्ञान होता है। और साइंस अंग्रेजी का शब्द है जो साइंटिया लैटिन शब्द से बना है, इसका अर्थ है जानना और ज्ञान प्राप्त करना। तो स्कूल की टेक्स्ट बुक में मैंने जो विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी उसमें यही था कि प्राकृतिक घटनाओं की प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान, विच मीन्स नेचुरल इवेंट्स को हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करते हैं, फिर उसको सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, ये है विज्ञान। विज्ञान के कई भाग हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, और रिचर्ड फाइनमैन जो विश्व के एक बहुत बेहतरीन फिजिसिस्ट और नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, जिनको द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता है, उन्होंने विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी थी कि नेचर को देख के गेस करो, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्यूट करो और उन कंप्यूटेशंस को, उन कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करो। ये साइंस की पूरा ताना बना है। और विज्ञान दिवस पे आगे बढ़ने से पहले जो आपने जैसे स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया कि विश्व और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो भारत के ऋग्वेद में भी इसका एक बहुत ही विशेष वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में नासदी सूक्त नाम से दशम मंडल में, सूक्त अर्थात होता है सूत्रों का समुच्चय, कलेक्शन ऑफ सूत्राज या श्लोकाज। इसमें बहुत गहरी बातें हैं, हालांकि है ये काफ़ी जटिल, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो जाना कि इसमें विज्ञान की तरफ कई इशारे हैं, कई प्रश्न और ओपन एंडेड इंक्वायरीज हैं, ग्रेविटेशन का जिक्र भी है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपको नासदीय सूत के बारे में कैसे पता चला, आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ वो?
कैसे समझे आप उसे? बचपन में हम लोग धारावाहिक देखते थे, भारत एक खोज, हाँ जी, वो जो दूरदर्शन पे आता था। DD1 पे आता था जी। तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था, सृष्टि से पहले सत नहीं था, ओ वो काफी रिवर्बरेटिंग और रेजोनेटिंग सा गीत था। बचपन में शायद उतना समझ में नहीं आता था, जी, बट उसकी फील बहुत होती थी उसमें और एक डेप्थ थी। एक डेप्थ थी उसके अंदर। तो बिल्कुल। हाल ही में जब मैंने मूवी देखी इंटरस्टेलर, तो अच्छा। उसमें ग्रेविटेशन के बारे में काफी कुछ, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, फिर जी। वहां से मैंने कहीं कुछ देखा नासदी सूक्त के बारे में। जी। फिर मुझे लगा हमारे स्क्रिप्चर्स में इतना कुछ है, तो उसको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। वही मेरा प्रयास है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो नासदी सूक्त के बारे में उसको मैं सीधे ही वर्णन उसको पढ़ूंगा, साइटेशन करूंगा। इनफैक्ट इसके 7 सूत्र हैं। शुरुआत है, सृष्टि से पहले सत नहीं था। सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस। नासदी का मतलब ही है ना असत, नॉट एग्जिस्टिंग। सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। देखिए ओपनिंग में ही कई इंक्वायरीज हैं। बिल्कुल। छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है जो आपने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात की जी। फिर आगे 3 वर्सेस हैं और 5वां वर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेविटी की तरफ संकेत करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने इंटरस्टेलर मूवीज का मेरा टेक अवे है, हम सभी ने देखी होगी शायद। बिल्कुल। फैले संबंध के किरण धागे तिरछे, परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे। ऊपर या नीचे से ग्रेविटी का बोध होता है। फिर छठा और 7वां जो सूक्त है, जो वर्ष है, उसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं। सृष्टि बनी कैसे, किससे, आई है कहाँ से, कोई क्या जानता है, बता सकता है, देवताओं को नहीं ज्ञात, वे आए सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने। यहाँ कह रहे हैं देवताओं को भी शायद ये बातें नहीं पता, क्योंकि देवता भी क्रिएशन ब्रह्मांड बनने के बाद आए हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इतनी गहरी है कि प्रागैतिहासिक भी कह सकते हैं और देवता से आने से पहले भी। फिर अंतिम है, सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है वह अकर्ता, सदा ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, किसी को नहीं पता, नहीं पता है, नहीं पता। अंत में यही बात कही है कि किसी को नहीं पता, नहीं पता है। एक एग्नोस्टिसिज्म है, ओपन है, बिल्कुल, कोई डॉगमा नहीं है। और साइंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड रिजेक्टिंग व्हाटएवर, एंड ऑब्जर्वेशंस। कई बार कई थ्योरीज खारिज की जाती हैं जब नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई चीजें सामने आती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी 2013 में ही नोबेल प्राइज मिला था। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग एक्सपेरिमेंट जी। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के जरिए बिग बैंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। सर्न की लेबोरेटरी है स्विस फ्रांस बॉर्डर पे, जिसमें हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड्स पार्टिकल कहा गया है, उसकी खोज हुई थी। उसके चलते ये बात कंफर्म हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति एक महाविस्फोट या बिग बैंग या सुपरनोवा से हुई थी। और वही बात हमारी हिम्न ऑफ क्रिएशन या नासदी सूक्त में बहुत पहले, कई वर्षों लाखों सालों पहले विदित है। तो बेसिकली हमारा जो विज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों और वेदों में है, वो मॉडर्न साइंस से, वेस्टर्न साइंस से कहीं प्राचीन है और ये बात साफ नजर आती है। मोहित, आपने बहुत थॉटफुल इंसाइट्स दिए हमें ऋग्वेदा के बारे में। तो उसी मौजू पे जो गुलजार साहब आपने ऋग्वेदा को कुछ ट्रांसलेट किया है एक नज़म की फॉर्म में, तो आप प्लीज़ वो हमें उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ऋग्वेदा को ट्रांसलेट करना तो बहुत बड़ा काम है, कोई आसान काम नहीं है। एक चैप्टर के बारे में जो आपने किया, नासदीय सूक्त, जिसको हिम ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, उसको मैंने अपने वर्ड्स में जो मैं समझ पाया, जिस तरीके से मैं समझ पाया, उसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में, उर्दू पोइट्री की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। प्लीज, हम जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। एक कोशिश है, मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आई। देखिए, नासदीय सूक्त एक सवाल है, ये एक हैरत का इजहार है कि आप ऑब्जर्वेशन, आप देखते ही आप हैरत ज़दा हो जाते कि ये क्या चीज़ है, या ये आपके दिल में सवाल आता, आपके जहन में सवाल आते कि कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये सब खुद हुआ या किसी ने उसको क्रिएट किया। ये सोचने वाली चीज़ें और ये सवाल करने वाली चीज़ें जब दिल में आई, तो उसी का जो है पूरा विवरण जो है हमारे इस ऋग्वेदा के जो चैप्टर ऑफ क्रिएशन है उसमें लिखा गया है। तो मैंने ऐसे इसको लिखने की कोशिश की है कि जब कुछ न था, जब कुछ न था तो किस शय का वजूद था। क्या बात है। जब कुछ न था तो किस शय का वजूद था। न हवा थी, न ज़मीन, न आसमां का नमूद था। क्या बात। न हवा थी, न ज़मीन, न आसमां का नमूद था। क्या एक खला थी, खला मतलब वॉइड, क्या एक खला थी जो न थी किसी की निगाह में। क्या एक खला थी जो न थी किसी की निगाह में। क्या गहरा समुंदर था जो न था किसी पनाह में। ये बार बार ये क्या से शुरू हो रहा है,
वाई, क्वेश्चनिंग इज Questioning. देयर, Questioning. कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग है। क्या एक खला थी जो न थी किसी की निगाह में, क्या गहरा समुंदर था जो न था किसी पनाह में, न मौत का कोई निशान, न मौत का कोई निशान था, न हयात का सुराग, हयात मतलब लाइफ, लाइफ, न मौत का कोई निशान था, न हयात का सुराग, न रात थी न दिन की रोशनी का कोई चिराग, न रात थी न दिन की रोशनी का कोई चिराग, सिर्फ एक ज़ात थी, सिर्फ एक ज़ात थी जो खला में मौजूद थी, सिर्फ एक ज़ात थी जो खला में मौजूद थी, वो अकेली थी, वो न थी किसी की बहबूद थी, वो अकेली थी, वो न थी किसी की बहबूद थी, अंधेरे में अंधेरा था, डार्कनेस विद इन डार्कनेस, darkness. अंधेरे में अंधेरा था, इब्तिदा में छुपा हुआ, क्या बात, अंधेरे में अंधेरा था, इब्तिदा में छुपा हुआ, कोई शिनाख्त न थी, सब पानी में डूबा हुआ, क्या बात है, कोई शिनाख्त न थी, सब पानी में डूबा हुआ, जिंदगी की ताकत जो खला में कहीं छुपी थी, जिंदगी की ताकत जो खला में कहीं छुपी थी, वो ज़ात हरारत की कुव्वत से नमूदार हुई, वो ज़ात हरारत की कुव्वत से नमूदार हुई, एक ख्वाहिश उभरी जहन का पहला नमूद था, एक ख्वाहिश उभरी जहन का पहला नमूद था, शायरों ने तलाश किया अदम में मौजूद था, अदम एंटिक्विटी में, इट वॉज देयर इन द एंटिक्विटी, एक ख्वाहिश उभरी जहन का पहला नमूद था, शायरों ने तलाश किया अदम में मौजूद था, क्या नीचे था क्या ऊपर, क्या नीचे था क्या ऊपर, ये सब यूं फैलता गया, क्या नीचे था क्या ऊपर, ये सब यूं फैलता गया, ख्वाहिश के ही जोर पर खुद ब खुद ये बढ़ता गया, ख्वाहिश के ही जोर पर खुद ब खुद ये बढ़ता गया, कौन जानता है हकीकत तख्लीक कहाँ से हुई, कौन जानता है हकीकत तख्लीक कहाँ से हुई, देवता भी बाद में आए पहचान जहाँ से हुई, जो अभी मोहित कह रहे थे कि देवता भी बाद में आए पहचान जहाँ से हुई, कयास है, इट इज़ जस्ट हाइपोथेसिस वी आर कंटेम्पलेटिंग, ये कंजेक्चर, कयास है शायद सब कुछ खुद से वजूद में आया, कयास है शायद सब कुछ खुद से वजूद में आया, या फिर उस रब ने अपनी हिकमत से उसे बनाया, सो इट इज़ नॉट कंप्लीट आंसरिंग द क्वेश्चंस, इट इज़ कीपिंग इट ओपन एंडेड, कयास भी कर रहा है और ये भी कह रहा है या फिर उस रब ने अपनी हिकमत से बनाया, मे बी और मे नॉट। तो यहाँ मैं अपने बात को ख़त्म करूँगा। देखिए मैं फिर इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ये मेरी अपनी समझ है जो मैंने इस चीज़ से समझा, इसके मीनिंग्स और भी हो सकते हैं, मेरी ट्रांसलेशन में हो सकता है कुछ गलतियाँ हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ मैंने संस्कृत से नहीं पढ़ा है, मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैंने वर्स बाय वर्स वर्बेटम ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका। और यहाँ पे जो भी मोहित ने अभी हमें वर्सेस बताए थे उसी का मुझे लगता है मेरे ख्याल से आपने एग्जैक्ट ट्रांसलेट किया वर्ड टू वर्ड, और मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं रिलीजियस टेक्स्ट से हटकर एज अ लॉ स्टूडेंट मैं वहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ भी आपका रुझान लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करता है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उसका जिक्र है आर्टिकल 51AH। आई वांट टू रीड इट आउट हियर दैट आर्टिकल 51AH ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी citizen of India to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. So this provision is a part of the fundamental duties reflecting the constitutional vision of a scientific and rational society. तो इसी thoughtful conversation को आगे बढ़ाते हुए मोहित मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इस साल की हमारी नेशनल साइंस डे की जो थीम है विच इज़ एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, उस पर आपका क्या ख्याल है? मैम जो थीम है वो है एम्पावरिंग फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड आई थिंक जो बेस इसका है साइंस है जी। तो अगर युवाओं को लीडरशिप के लिए साइंस के जरिए एम्पावर करना है जी, तो मुझे लगता है हम सब मानते हैं कि नॉलेज इज पावर। और यहाँ पे मैं एक टेक्निकल टर्म बोलना चाहूँगा, स्टेम एजुकेशन जी। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल
ये हमारी भारतीय शिक्षा में और शायद नई शिक्षा नीति में आ चुका है। इनफैक्ट स्टेम इज थीम फॉर CBSE फॉर दिस ईयर फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज चेक दिस फैक्ट। ओके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। देखिए साइंस तो एक वटवृक्ष है जी, उसकी कई शाखाएं हैं जिनमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हो गए उसके अप्लाइड पार्ट्स, बिल्कुल मैथमेटिक्स उसका औजार है या इंस्ट्रूमेंट है जी, जिसके जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो ग्लोबल लीडरशिप के लिए हमारे युवाओं को या इनफैक्ट छात्रों को प्रेरित करेगा जी, ताकि वो ऐसे महान शख्स बन पाए जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हैं सुंदर पिचाई, बिल्कुल। सत्या नडेला, जो ग्लोबली लीड कर रहे हैं और उसका बेस आधार तो साइंस निश्चित रूप टू से वेरी है बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। सर्टेनली। तो छात्रों की शिक्षा के साथ साथ टीचरों की ट्रेनिंग में भी विज्ञान का भरपूर समावेश होना चाहिए। बिल्कुल और स्टेम की बात करने का यही औचित्य है कि विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़े, लोग डॉगमा से बचें और तर्क पे हमेशा अपनी बातों, तर्क की कसौटी पे बातों को जांचें, और वही जो प्रश्न करने की प्रवृत्ति है जो हमारे शास्त्रों में भी सारगर्भित है उस तरफ जाएं और अपना रुझान वैज्ञानिक रखें, दृष्टिकोण तार्किक रखें। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग रिलीजन और साइंस को अलग अलग ना रखें, ये साथ में है, पैरेलल है और साथ में चल सकते हैं। एक इनफैक्ट बचपन से ही ये निबंध आया करते थे कि जी। विज्ञान और धर्म, धर्म। ये डाइकोटमी कोई अलग नहीं है, बिल्कुल। विज्ञान और धर्म पैरेलल जाते हैं, कन्वर्ज भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हायर फिजिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में इन चीज़ों को रिसर्चर्स ने स्थापित किया है। जी, तो साइंटिफिक दृष्टिकोण रखें, एम्पावर होने का यही सबसे अपने आसान अपने जरिया दिमाग को खुला रखें। है। सबसे आसान जरिया यही है। जी, तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के निशान ना सिर्फ हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। ये हमारी साइंसी तजस्सुस और तख्लीक की भी अक्कासी करते हैं। गुलजार साहब ने अपनी नज़्म में ये बयान किया कि कैसे कायनात के वजूद पे हमारे एंसेस्टर्स ने सवाल उठाए, जबकि मोहित साहब ने हमें यूथ के लिए साइंटिफिक थॉट और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की अहमियत पर जोर डाला है। हमारा मकसद इल्म की तलाश, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए दरवाजे खोलना है। तो आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को जिंदा रखेंगे और अपने यूथ को एक ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।